हम लोग वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे तीसरा क्लास आज रियल नंबर पर। पीछे जो भी डिस्कशन किया गया है उम्मीद किया जा रहा है कि समझ में आ गया होगा। जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल सब देख ही रहे हैं। JMSSC पारसा इतना ही सर्च मारिएगा यूट्यूब पर आ जाएगा। पीछे क्लास जो भी छूटा है वो भी देख सकते हैं आप लोग। ट्यूशन यहाँ जो भी पढ़िएगा लोग ऑफलाइन, अगर जो नहीं समझ में आए तो ऑनलाइन भी समझ सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी अवेलेबल आता है वीडियो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी एक दो दिन किसी वजह से छूट जाए तो उसका भी मेंटेन हो जाएगा। किसी दोस्त से मांगने की जरूरत नहीं है। आज तो हर एक के घर में मोबाइल हिले होगा, ये तो स्वाभाविक है। तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। टीवी में भी यूट्यूब चल रहा है, आज के सब एंड्रॉइड टीवी आ रहा है, उसमें भी देख सकते हैं आप लोग। तो जितना हो सके दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे कि बैच हम लोग बोल रहे हैं 2 फरवरी से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। 12th और 10th का भी, 9th का भी बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं। 11th वाला तो अभी कह नहीं सकते हैं क्योंकि 11th वही एग्जाम 10वां देगा सब तब ना आएगा। तो आज हम लोग देखते हैं दूसरे टॉपिक शुरू करते हैं। दूसरा टॉपिक में क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में देखेंगे कि गुणनखंड बनाना है, किसी भी सवाल का गुणनखंड ज्ञात करना है, LCM HCF पढ़ना है। अब आप लोग दिमाग में ही फोकस डाल लीजिएगा 5वां 6ठा क्लास। ठीक, समझ ना। एक इसमें नया चीज क्या मिलेगा, एगो फैक्टर ट्री मिलेगा। ठीक, दूसरा कुछ नहीं, सब पुराना ही है 5वां 6ठा में जो पढ़े हैं। कह रहा है कि आप पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्याओं को उसके अभाज्य गुणनखंडों के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, जिसको हम गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है जिसमें कोई, जाहिर सी बात है कि और गुणनखंड ना हो। जैसे 253 का 11 23 है, दोनों अभाज्य गुणनखंड है, इसका फिर अब गुणनखंड नहीं किया जा सकता है। अब यही अन्य दृष्टिकोण से भी विचार करने पर प्रयत्न करें, अर्थात यह देखें कि अभाज्य संख्याओं के गुणा करने और प्राकृतिक संख्याओं में प्राप्त की जा सकती है। आइए इसकी जांच करें। अब जांच करने के लिए दिया है कि कुछ एग्जाम्पल दिया है, कुछ अभाज्य संख्याएं। मान लीजिए आपके पास 2 3 7 11 23 कोई संग्रह लीजिए, समूह लीजिए, आप अपना से ले सकते हैं, अपना से दिया, ये सब अभाज्य संख्या है। यदि हम इन संख्याओं में से कुछ या सभी संख्याओं को इस प्रकार गुना करें कि संख्याओं को हम जितनी बार चाहे पुनर्वृत्ति कर सकते हैं, माने जितना बार चाहे उतना बार पुनर्वृत्ति कर सकते हैं। मैंने कहने का मतलब है कि आप 3 बेर 2 ले लीजिए, 1 बार 3 लीजिए, या 3 बेर इहो ले लीजिए या 3 बेर इहो ले लीजिए। पुनर्वृत्ति का मतलब आता है कि रिपीट करना है, एक बार नहीं लेना है। और तब इसको गुणनखंड गुना कर दीजिए तो कोई अंक प्राप्त होगा। उस अंक का गुणनखंड निकालेंगे तो फिर हमारा अभाज्य गुणनखंड में आएगा ना। ये सब अभाज्य संख्या होता है ना। चलिए अब यही समझा रहा है, समझते हैं आगे। अब मान लीजिए कि मैं 7 11 23 लिया है, मैं 2 3 7 11 23 लिया है, मैं 2 बार लिया ना, तो कुछ ना कुछ गुना करने पर अंक आया। तो अनेक रूप से अंक बना सकते हैं गुना का, कैसे हो सकता है। अब इसी को देखते हैं। अब मान लीजिए कि आपके संग्रह में सभी संभव अभाज्य संख्याएं सम्मिलित हैं। इन संग्रह की आमाप के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? क्या इसमें परिमित संख्याएं में पूर्णांक सम्मिलित है अथवा अपरिमित रूप से अनेक पूर्णांक सम्मिलित हैं? वास्तव में अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से क्या हैं? अनेक हैं। इसलिए यदि हम इन अभाज्य संख्याओं को सभी संभव प्रकारों से संयोजन या संयोजित करें तो हमें सभी अभाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं के सभी संभव गुणनफलों का एक अनंत संग्रह प्राप्त हो सकता है। अब सही बात आपको बोल दे कि 2 और 3 लेके कितना संख्या तो गुणनखंड बना सकते हो, बनाओ। तो आप ये कह दिया जाए कि 2 आप मन करे एक बार तो 2 बार लीजिए, एक बार मन करे 2 3 बार लीजिए, 3 जो भी मन करे जो इच्छा ले करना है, लेकिन लेना है 2 या 3। अब बताइए 2 और 3 लेना है
और पुनरावृत्ति का मतलब अब एक बार 2 और 3 गुना कीजिएगा तो 3 दूनी, अच्छा 2 बार ले लीजिए, 3 एक बार लीजिए तो चौथी आई, अब 2 एक बार लीजिए, 3 2 बार लीजिए तो 3 3 के 9 दूनी 18। ऐसा ही आप जितना बार मन करे 2 और 3 लिख के गुना कर सकते हैं, लेकिन 2 या 3 लेना है। तो बोलिए कितना गुना प्राप्त कर सकते हैं, गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं, बोलिए तो अनगिनत। आप वो सेल्फ बोल दिया जाए कि 2 और 3 लेके ऐसा ही गुना करना है। आपको मन करे 2 बार तो 2 बार लीजिए, 3 बार तो 3 बार लीजिए, 4 बार तो 4 लीजिए। तो कोई ऐसा सीमित है कि रुक जाएगा? नहीं जी, अब इससे ज्यादा नहीं जाएगा, नहीं ना, ये अपरिमित हो जाएगा ना, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। जितना बार मन करे उतना बार, भले आपका कॉपी सज जाएगा लेकिन ये खत्म नहीं होगा। लाइफ भी हम लोग का खत्म हो जाएगा लेकिन इसका अंत नहीं होगा। जैसे बोल देते हैं कि गिनती लिखने का कोई अंत नहीं है, होल लाइफ गिनती लिखते रहिएगा फिर भी गिनती सदने वाला नहीं। उसी प्रकार होल लाइफ गुना करते रहिएगा कभी सदने वाला नहीं है। तो अब मान लीजिए 100 गो 2 ले लीजिए, कभी कभी 10 गो, 100 गो 2 लेके अदल बदल गुना करिएगा तो कितना से हो जाएगा। आगे कर तो इसीलिए कहे कि अपरिमित रूप से होगा इसका। अब हमें अभाज्य संख्याओं के सभी संभव गुणनफलों के एक अनंत संग्रह प्राप्त होता है। अब प्रश्न उठता है कि हम इसे इस प्रकार सभी अभाज्य संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, इसको कहते हैं गुणनखंड वृक्ष। अब हम फैक्टर 2 तरीका से गुणनखंड ज्ञात करेंगे, यानी पहले देखते हैं गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। गुणनखंड के बाद बनाएंगे हम लोग गुणनखंड वृक्ष, इसको कहते हैं फैक्टर 3। ठीक, चलिए हम अपने स्तर से देखते हैं, हम लोग भारी ना लेके हल्के लिया जाए। 81 को अभाज्य गुणनखंड में बदलना है। 81 को कैसे बदलना है? अभाज्य गुणनखंड में। तो 81 को अभाज्य गुणनखंड में बदलिएगा तो 81 को गुणनखंड निकालिएगा तो 2 से नहीं लगेगा तो कितना से लगेगा? 3 से। 27 तिया 81, 3 से 9 तिया 27, 3 से 3 अभाज्य में आ गया। सब अभाज्य है ना। अब इसका फैक्टर 3 कैसे बनाएगा? तो 81 हो गया। ठीक, 81 का खींचिए 2 गो, पहला बार 3 से लगाए हैं तो कितना आया है? 27। ठीक, फिर दूसरा बार 3 से लगाए हैं तो कितना आया है? 9। फिर 3 से लगाए हैं तो कितना आया है? 3। मन करे तो इसको भी डब्बा खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ना मन करे तो नहीं डब्बा खींच दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को कहते हैं गुणनखंड वृक्ष, अंग्रेजी में फैक्टर 3। इसको कहते हैं गुणनखंड। अब बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब इस पर 2-4 को दिया जाएगा तो बनिए जाएगा, आप लोग से उम्मीद है। देखिए फैक्टर 3 बनाया है। अच्छा तो एक बार आप लोग हम इसको नीचे कर देते हैं, आप इसका तो नहीं बनाइए तो गुणनखंड और फैक्टर 3। समझाया है? किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए तो गुणनखंड और फैक्टर 3 कैसे प्राप्त करते हैं पता है ना सबको? गुणनखंड तो बचपन में पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसका बनाइए लोग। मान लीजिए आपके पास हम दे देते हैं 144 देते, बनाइए गुणनखंड वृक्ष बनाइए। किताब समाज में नहीं आ रहा है? दे दो हमें।
बन गया। चलिए, तो पहले सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फैक्टर। तो फैक्टर ज्ञात किए, 2 से लगाए होंगे आप लोग। अब भाज के रूप में तोड़ना है, इसका भाज गुणनखंड निकालेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया 72। अच्छा, फिर 2 से लगाएंगे 36 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा, फिर 2 से लगाइए, फिर अब 3 से हो गया। अच्छा, अब इसका फैक्टर ट्री तैयारी करिए, तैयार कीजिएगा। कितना आएगा, 2 बार में लगाए तो 72 आया ना, 72। फिर 2 से लगाए तो, फिर 2 से लगाए तो 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3। अब डब्बा बना दीजिए। हो गया फैक्टर ट्री। यानी रूट है, समझिए, जड़ जा रहा है, जड़ फैला हुआ है। समझ आ गया? ये गुणनखंड आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अभी इसी अंकगणित को आधारभूत प्रमेय कहते हैं, जिसमें गुणनखंड वगैरह पढ़ेंगे, भाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे। ठीक, अब अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में बताया गया है, जिसको गुणनखंडित किया जाता है, और देने वाले हैं कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जिनका जन्म हुआ था 1777 में, मर गए 1855 में। बड़ा कॉम्बिनेशन है जी, मैथमेटिक्स का है ना। 77 और 55 नहीं है, तो 17 18 याद रखिएगा, 17 18 77 55। उससे भी ये एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक है, जानना है, न्यूटन भी है। चलिए, कुछ अद्वितीय प्रकार से कह रहा है, कोई भी एक प्रकृति संख्या का भाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के रूप में छोड़ते हुए अद्वितीय हल होता है। अभी सबके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ दूसरा चर्चा करते हैं। ठीक, अभाज्य गुणनखंड क्या है जी, क्या है दिक्कत हो रहा है? अब हम लोग चलते हैं 5वीं क्लास में। ठीक, कुछ मनन कीजिए लोग, 5वीं क्लास की बात है, घरे पढ़ते होंगे। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। अच्छा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं। अच्छा, इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समवर्ग, यानी लॉसर। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, एलसीएम जो है, एक अभाज्य गुणनखंड भी इसे ज्ञात करेंगे और एक भाग विधि से ज्ञात करेंगे। ठीक, अब मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है 18 हो और 24 हो, बड़ा बड़ा पड़का जाना है, छोटे से ट्राई करते हैं, पिटाई खाएंगे। समझा, बोर्ड पर रहे हैं तो यहाँ ध्यान दो, 18 और 24। अब देखो, 18 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 18 का भाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, तो 18 का गुणनखंड तैयार कीजिए, ये होगा। अच्छा, 24 का ज्ञात करेंगे, यही होगा ना। अच्छा, जब इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो जो मैच करता है वो एगो लिखाता है, जो नहीं मैच करे वो भी लिख देते हैं। तो चलिए, ये भी मैच कर गया, ये नहीं मैच किया वो भी, एलसीएम में सब लिखाता है। अब गुना कर दीजिए, कितना होगा, 72, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 के 24 या 72 आ गया। तो ई तो अभाज्य गुणनखंड है। अब पढ़ते हैं भाग विधि, ऐसे पढ़े होंगे फैक्टर निकाल के। 18 24 कहा जाता है कि सबसे कम से शुरू करते हैं, 2 से पूरे किए तो 9 12, फिर 2 से किए, नहीं लगेगा, 3 से, ठीक है, 3 3 की 9, 4 आई, और नहीं लगने वाला है, नहीं लगने वाला है तो बस गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 4 72। तो समझ रहे हैं ना। है
अब ज्यादा जोर नहीं ना देना है, नहीं सर। कोई दिक्कत, नो सर। किसी को दिक्कत नहीं ना? नहीं। चलो बहुत बढ़िया। और दो चार एग्जाम्पल बताएं, क्लियर है ना? चलो ठीक है, हमको इससे मतलब नहीं है, इससे एल्गोरिथम में जरूरत था, ठीक, हमको ज्यादा इससे मतलब है। मल्टीपल चॉइस में दे यानी वस्तुनिष्ठ में दे तो जो आपको जल्दी याद आ जाए फॉर्मूला उसी से सवाल हल कीजिएगा, ठीक। अब आते हैं एचसीएफ, क्या आते हैं? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, इसका हिंदी ज्ञात करेंगे तो हिंदी का कहेंगे मौसम, महत्तम यानी मौसम। कोई दिक्कत? अब मौसम ज्ञात कीजिएगा तो भाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 18 का भाज्य गुणनखंड ज्ञात किए थे तो कितना आया था? 2 3 3, फॉर्मूला वही होगा। अच्छा, 24 का ज्ञात किए थे तो 2 2 2 और 3 आया था। एचसीएफ कहता है कि जो मैच करे वही कैच करो, ठीक, मैच किया कैच कर लिया, ये भी मैच किया कैच कर लिया, 3 दूनी, जो मैच नहीं छोड़ दो। अच्छा, भाग विधि में क्या करते हैं? अब वही भाग विधि में बना के हैं, सबसे पहले कंपेयर करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो जाहिर सी बात है 24 बड़ा है। अच्छा, इसे जांच करके उसके बाद 24 में 18 से भाग करेंगे, छोटा वाला से, ठीक है, एक बार में कितना आएगा? 6। दिक्कत आ गया ना? दोनों कैंसर। हमको ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा देना है? अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इस पर आते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से कुछ प्रमेय देते हैं। आप लोग को सवाल बनाना भी है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक, इसीलिए सब पहले चर्चा कर देते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक, कमेंट्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया रहता है उस पर भी पूछ सकते हैं दोस्त। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास दो संख्या है ए और बी, मान लेना है कोई संख्या है, ठीक, तो याद रखिएगा पहला फॉर्मूला अंकगणित प्रमेय का कहता है कि ए गुने बी बराबर ए बी का एचसीएफ गुने ए बी का एलसीएफ, दोनों बराबर होता है। कैसे? अब वही हम लिए थे 18 और 24, एचसीएफ आया था 6 और एलसीएम 72। अच्छा, ये दोनों गुना कीजिए, ये दोनों गुना कीजिए, देखिए तो आंसर आ जा रहा है। तब ना हम जानेंगे कि फॉर्मूला सही है। यस सर। 18 चौका 72, 18 दूना 36, 2 3 4, यहाँ गुना करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 सते 42 है 1 43, सही है ना? यस सर। सही आ रहा है, यानी फॉर्मूला सही है, दिक्कत। अब आपसे कहा जाए कि दो संख्या दिया है उसका एचसीएफ ज्ञात करके अंकगणित प्रमेय द्वारा एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो कोई दिक्कत होगा? कर लीजिएगा। चलिए, ये फॉर्मूला एक हुआ, अब इसी से अनेक फॉर्मूला जनरेट कीजिए। अब आपके पास मान लीजिए कि ए बी है, इसमें ए दिया हो बी नहीं दिया हो, तो हमको क्या करना होगा? बी नहीं देगा तो बी को ज्ञात करना होगा, तो ए बी का एचसीएफ गुने ए बी का एलसीएफ बटा, यहाँ से गुना है तो भाग में आ जाएगा। अगर जो आपके पास प्रथम, इस एग्जाम में कहता है ना प्रथम संख्या दूसरी संख्या, दो संख्या दिया हो जिसमें एक संख्या ए हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो दूसरी संख्या को हम बी मान लेंगे। या अब मान लीजिए बी दिया हो ए नहीं दिया हो, तो ये ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे? ए बी का एचसीएफ गुने ए बी का एलसीएफ
बटा क्या लिखेंगे, बी। अब बी होगा ना, ये ज्ञात करना है। तीसरा के बाद चौथा की बारी है। मान लीजिए आपको ए बी का एसीएफ ज्ञात करना हो। क्या ज्ञात करना हो, ए बी का एसीएफ। एसीएफ ज्ञात करना हो तो ए गुने बी बटा क्या हो जाएगा, ए बी का एलसीएम। पांचवा फॉर्मूला, अगर जो ए बी का एलसीएम ज्ञात करना हो, लिख लीजिएगा लोग, तो ए गुने बी बटा ए बी का एचसीएफ। चलिए फटाक से नोट कर लीजिए। पांचवा सूत्र क्या बात। मिटा दिया जाए। यस सर। क्वेश्चन है, बनाइए लोग का। ये 2019 में आया है प्रश्न। ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा आप लोग को। बनाइए, सूत्र फॉर्मूला सब है, बनाना आप लोग का काम है।
जब भी ऐसा सवाल मिले तो बड़ी इत्मीनान से घबराना नहीं है, ठीक। माना कि दूसरी संख्या क्या है, बी है, और एसीएफ बराबर आपका कितना दिया है 13, एलसीएम बराबर कितना दिया है 182, और दूसरी संख्या प्रथम संख्या ए बराबर कितना है 26। तो अब फॉर्मूला लगाइए, बी बराबर अब वही लिखे है ना, इसलिए सूत्र से बी बराबर एसीएफ गुने एलसीएम बटा ए, ये फॉर्मूला था ना। अच्छा चलिए ठीक है, ये फॉर्मूला था। कितना है एसीएफ 13, ये कितना है 182 बटा 26, काट दीजिए, 13 दूना 26, 9 दूनी 18, 91। कोई दिक्कत? ऐसे एग्जाम में आएगा, सवाल बन जाएगा। किसी को डाउट हो तो बोलिए। क्वेश्चन में आपका दिया है मौसा 13, लौसा 182, और उसमें से पहला संख्या 26 दिया है, तो दूसरी संख्या हम पहले ही बोले हैं कि दूसरी संख्या बी बार बार का आता है, तो बी मान लीजिए, दूसरी संख्या बराबर बी, बी वाला फॉर्मूला लगाइए, एसीएफ इंटू एलसीएम बटा ए। अब एलसीएम एसीएफ 13 था तो 13 लिख दिए, एलसीएम 182 था 82 लिख दिए बटा 26। अब ये मैथमेटिकल हो गया। अब आप जाहिर सी बात है कि ऐसे छोड़िएगा नहीं, काट छाट के लिखिएगा, अपना हल कर दीजिए। 13 दूना 26, अब 2 से 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 91, और उससे कोई हल होगा तो कर दीजिए, नहीं होगा तो वही लिख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं होगा ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो मिटा दे सवाल। यस। ठंड में हाथ नहीं चल रहा है। चलिए अब आप लोग का बुक का लेसन डिस्कशन कर देते हैं, उस बना के लाइएगा क्योंकि होमवर्क भी तो चाहिए। चलिए पहला थ्योरी है, यानी ये सवाल बार बार पूछता भी है, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। कह रहा है कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पर n एक अन्य अंक शून्य पर समाप्त हो जाएगा। कह रहा है कि n बराबर प्राकृतिक संख्या लिखना है, आप जब तक ले संख्या n बराबर प्राकृतिक लिखते जाइए कि जब तक ले मान 0 ना हो जाए। हमको तो नहीं लग रहा है कि 0 होगा। तो कह रहा है कि यदि किसी n के लिए संख्या 4n शून्य पर समाप्त होगी तो 5 से विभाज्य भी होगी, अर्थात 4 पर n का भाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है, संभव तो होगा ही नहीं। अब क्योंकि 4 पर n बराबर 2n कर देंगे 2 गुणनखंड करके, इसी कारण 4n के गुणनखंड में केवल एक ही अभाज्य संख्या 2 ही है। इसलिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से अद्वितीय हमें निश्चित करती है कि 4 पर n गुणनखंड के 2 अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। इसलिए ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसे 4 पर n के बदला कोई भी ऐसा संख्या नहीं है कि रखेंगे तो 0 हो जाएगा। n के जगह कोई भी संख्या, n मतलब प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्या तो ऐसा ही 0 नहीं लेबो, आ 0 भी रखबो तो कोनो संख्या पर 0 पावर 1 होला, उससे भी नहीं होगा। तो कोई ऐसा संख्या नहीं है कि n घटा के वहां रख दिया जाए तो 0 हो जाए, कोई है नहीं है। चलिए तो एगो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं 6 से 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। 6 और 20 को लेके भाज्य गुणनखंड विधि सब वही बताए हैं कैसे ज्ञात होता है। कोई दिक्कत है? बन जाएगा ना भाज्य, ये इतना देखना नहीं है, आपको जैसे बताए हैं उसे बना दीजिएगा। क्लियर है? गुणनखंड निकाल कर भाज्य गुणनखंड। अब इसका भी एसीएफ निकालिएगा तो 2 आएगा, और एलसीएम निकालिएगा तो सब गुना हो जाएगा, जो मैच करे वो भी, नहीं मैच करे वो भी।
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देखिए कर है 96 और 404 का ज्ञात करना है। तो पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड और 404 का निकाल दिया, और निकालने के बाद एसीएफ जो मैच किया वो एसीएफ हो गया। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला निकाला है, एलसीएम बराबर 96 गुने 404 बटा एसीएफ लिख दिया, काट के आंसर ला दिया। कोई दिक्कत? ये भी बन जाएगा। अच्छा 8 भी और सही कर रहा है, बन जाएगा। तो उदाहरण भी बना लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है छापिएगा मत, अपने स्तर से बनाइएगा। क्लियर है? अब आपका आता है लेसन। लेसन में पहला कर है निम्नलिखित संख्याओं का भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। तो पहले सबका गुणनखंड आपको दोनों ज्ञात करना है, इसका फैक्टर ट्री भी ज्ञात करना है, गुणनखंड भी ज्ञात करना है। अब भाज्य गुणनखंड ज्ञात करना बताए हैं? कैसे बताए हैं? नहीं समझ में आया है? 140 का ऐसे बनाना, अच्छा 140 निकाल के लास्ट में लिख देना। 2 से लगाओगे 70, चलिए 2 से लगाओ 35, फिर 5 से लगाओ 7, यानी 2 पर 2 गुने 5 गुने 60, यह भाज्य गुणनखंड हो गया। इसका फैक्टर ट्री बताए हैं, उसे बना के दोनों लाना है। ये कर है लेकिन हम कर रहे हैं दोनों बना के लाना। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म एसीएफ एलसीएम द्वारा परिभाषित करना है। जैसे अब वही बताए हैं कि सबसे पहले इसका एसीएफ ज्ञात कर लीजिएगा, एसीएफ ज्ञात करने के बाद एलसीएम वाला फॉर्मूला से बना लीजिएगा। जैसे यह ज्ञात किया है, यह फॉर्मूला इसी पर बनाना है, हो जाएगा। चलिए नहीं बनेगा तो कल डिस्कशन इस पर भी और किया जाएगा। अब कह रहा है कि देखिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक एसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। फिर वही अभाज्य गुणनखंड विधि बताना है, पहले ही हम बताए हैं। उसके बाद ये सवाल हल करना है। तो देखिए 2 संख्या दिया है, 2 संख्या के एसीएफ दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला वही है, एलसीएम बराबर ए गुने बी, यानी दोनों गुना कर दीजिएगा बटा 9 कर दीजिएगा। जितना बने उतना बना के लाइएगा, जो नहीं बनेगा उसके लिए कल हम अवेलेबल हैं, कल इस लेसन पर चर्चा कर दिया जाएगा। आज इसी के साथ आपका क्लास समाप्त होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए लोग।